नमस्कार। आज हम यहाँ पर राजस्थान बोर्ड का क्लास 9 का सोशल साइंस का अध्याय पढ़ रहे हैं। 3 अध्याय का नाम है प्राचीन भारत और विश्व। पहले प्राय यह माना जाता था कि प्राचीन काल में भारत का दुनिया के दूसरे देशों से कोई संबंध नहीं था, लेकिन पुरातत्व एवं इतिहास से संबंध रखने वाली खोजों से अब यह स्पष्ट हो गया है कि प्राचीन भारत की सिंधु सरस्वती सभ्यता काल से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत का दुनिया के दूसरे देशों से घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क रहा था। सिंधु सरस्वती सभ्यता काल से लेकर गुप्तवंशी सम्राटों के समय तक, सिंधु सरस्वती सभ्यता से गुप्तवंशी सम्राटों के समय तक मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान, रोम आदि पश्चिमी देशों के साथ भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। हर्षवर्धन के बाद दक्षिणी भारत में चोल साम्राज्य के विस्तार के समय ईसा की 10वीं शताब्दी तक पश्चिमी देशों के मुकाबले मध्य एशिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ भारत के ऐसे घनिष्ठ व्यापारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध थे जिस कारण भारत को बृहत्तर भारत के रूप में पहचाना जाता था। बृहत्तर भारत। संसार के मानचित्र में आज भारत को जिन भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं में दिखाया जाता है, पहले भारत इतना छोटा या सीमित नहीं था, वह और भी बड़ा था। प्राचीन काल में भारत की भौगोलिक सीमाएं काफ़ी विस्तृत थी। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित आज का अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा था। पूरे मध्य एशिया के भूभाग में भारत की संस्कृति और जीवन प्रणाली फैली हुई थी। पूरे मध्य एशिया के इधर पूर्व में भारत की भौगोलिक सीमाएं बर्मा, म्यांमार तक विस्तृत थी। इसके अलावा भारत के दक्षिणी पूर्व में बंगाल की खाड़ी से और भी पूर्व दिशा में स्थित मलाया, जावा, सुमात्रा, बर्मा, म्यांमार, बोर्नियो, बाली, चंपा, हिंद चीन, इंडोनेशिया, सियाम, कंबोडिया तथा सूरीनाम आदि द्वीप समूह और श्रीलंका भारत के ही अंग थे। यहाँ भारत के राजाओं का आधिपत्य था। इन द्वीपों में रहने वाले निवासी भारतीयों की तरह ही जीवन बसर करते थे। तब प्राचीन काल से लेकर लगभग 10वीं शताब्दी तक वास्तविक स्थिति यह थी कि भारत के पश्चिम में मध्य एशिया के भूभागों से लेकर इधर पूर्व में बर्मा और दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप समूह तक और उत्तर में तिब्बत से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक के भूभाग में भारतीय जीवन लहराता था। जीवन के विविध पक्षों में भारत और भारत की संस्कृति ही नजर आती थी। तब भारत बड़ा और बड़ा से भी बड़ा नजर आता था। बड़ा शब्द को संस्कृत में बृहत्तर बोला जाता है। इसलिए इतिहासकार एशिया के इस भूभाग को, जहां प्राचीन काल से लेकर 10वीं शताब्दी तक भारत की संस्कृति फैली हुई थी, बड़े से बड़ा भारत अथवा बृहत्तर भारत के नाम से पुकारते थे। संक्षेप में बृहत्तर भारत के अंतर्गत भारत के भूभाग के साथ उन देशों को सम्मिलित माना जाता है जहां प्राचीन काल में भारतीयों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व था। बृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के निम्न कारण थे। पहला है भौगोलिक कारण। इसका सर्व प्रमुख कारण भारत की भौगोलिक स्थिति थी। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग के मध्य में स्थित है। इस स्थिति के कारण ही भारत का अन्य देशों के साथ संबंध रहना स्वाभाविक था। दूसरा है आर्थिक कारण। प्राचीन काल में भारत एक उन्नत देश था और यहाँ के बने हुए सामान की विदेशों में प्रचुर मांग थी। भारतीय व्यापारी विदेशों में अपना माल बेचने जाते थे। भारत से जाने वाले कई व्यापारी विदेशों में जाकर बस गए थे और कई आते जाते रहते थे। इन व्यापारियों के दूसरे देशों में आने जाने और बसने के साथ उन्नत भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उन देशों में प्रचार प्रसार स्वाभाविक था। तीसरा है धार्मिक कारण।
धार्मिक कारण, बौद्ध धर्म के उदय से पूर्व जो व्यापारी आर्थिक कारणों से दक्षिणी पूर्वी एशिया में बसे, उन्होंने हिंदू धर्म की मान्यताओं का प्रसार किया। बौद्ध धर्म के उदय के पश्चात भारत से कई बौद्ध धर्म प्रचारक समय समय पर अन्य देशों में धर्म प्रचार के लिए गए। इन धर्म प्रचारकों ने विदेशों में मात्र धर्म को ही नहीं फैलाया, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का भी प्रचार किया। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह में चोल राजाओं ने हिंदू धर्म के प्रचारक भेजे। उनके साथ कई भारतीय साहित्यकार, कलाकार आदि इन देशों में गए और उन सब ने मिलकर वहाँ पर भारतीय संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला, धर्म आदि का प्रचार किया। चौथा है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, प्राचीन काल में भारत के कई राजा और राजकुमार दक्षिणी पूर्वी एशिया के भागों में गए और वहाँ उन्होंने अपने राज्य एवं उपनिवेश संस्थापित किए। इन भागों में इस प्रकार के राज्यों तथा उपनिवेशों की स्थापना के साथ भारतीय विचारधारा, भाषा, संस्कृति और सभ्यता का सरलतापूर्वक विदेशों में प्रसार हुआ। ये यहाँ पर दिखाया हुआ है बृहत्तर भारत का नक्शा। ये कहाँ कहाँ पर फैला हुआ था। इन सभी कारणों की पृष्ठभूमि में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मध्य एशिया एवं उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में प्रसार हुआ। मध्य एशिया, प्राचीन काल में सांस्कृतिक दृष्टि से मध्य एशिया का प्रदेश भारत के पूर्ण प्रभाव में था। इस प्रदेश के खोतान, कूचा, कारा शहर, तुर्फान आदि स्थल भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। इन प्रदेशों में हुए पुरातात्विक खुदाई में निकले अवशेषों, मूर्तियों, भित्ति चित्रों तथा वहाँ के प्राचीन साहित्य में वर्णित गाथाओं और राजाओं के नामों आदि से स्पष्टतया ज्ञात होता है। खोतान भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र था। वहाँ बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी अत्यधिक संख्या में रहते थे। यहाँ इतनी अधिक संख्या में भारतीय बस चुके थे कि उन्होंने स्थानीय लोगों को भारतीय रंग में रंग दिया था। खोतान की भांति कूचा भी भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ की लगभग संपूर्ण जनता बौद्ध धर्म का पालन करने वाली थी। लगभग 1000 स्तूपों एवं विहारों का यहाँ निर्माण किया गया था और संस्कृत भाषा, भारतीय ज्योतिषी, आयुर्वेद एवं कला का प्रचलन था। यहाँ के शासकों के नाम भारतीय थे, जैसे हरदेव, स्वर्गदेव आदि। खोतान एवं कूचा की भांति ही कारा शहर एवं तुर्फान भी भारतीय सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। ये दोनों अलग अलग प्रदेश थे। कारा शहर के लिए कहा जाता है यह कनिष्क के साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग था। तो कारा शहर जो था वो कनिष्क के साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग था। तुर्फान प्रदेश में भी 5वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म का प्रचार हो चुका था। यहाँ पर हुई खुदाई में बौद्ध विहारों, स्तूपों तथा मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनसे इस क्षेत्र में भी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के प्रभाव का ज्ञान होता है। 8वीं शताब्दी में जब से इस्लाम ने यहाँ प्रवेश किया तो यहाँ से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति बड़ी तेजी से लुप्त हो गई। अगला है अफगानिस्तान। प्राचीन काल में अफगानिस्तान तो भारत का ही एक अंग था। ऋग्वैदिक काल में भारतीयों की बस्तियाँ यहाँ फैली हुई थी। मौर्य काल में भी अफगानिस्तान भारतीय साम्राज्य का अंग था। वस्तुतः प्राचीन काल में अफगानिस्तान उत्तर भारत का एक भाग था, जहाँ के लोग मध्य भारत की भाषा बोलते थे। बौद्ध धर्म यहाँ फला फूला था। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त यहाँ हिंदू धर्म का भी बड़ा प्रचार था। चीन और भारत के प्राचीन संबंधों का उल्लेख महाभारत, मनुस्मृति तथा कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से प्रकट होता है। किंतु ईसा की पहली शताब्दी धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से चीन और भारत का आदान प्रदान प्रारंभ हो गया था। लगभग 65 ईस्वी में चीनी सम्राट मिंगती धर्मरत्न तथा मातंग नामक 2 बौद्ध भिक्षुओं को भारत से चीन ले गया था।
वे बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करते रहे। चीन में बौद्ध धर्म के व्यापक प्रसार के साथ भारतीय स्थापत्य कला, मूर्तिकला एवं चित्रकला का अधिक प्रभाव पड़ा। भारतीय गणित, ज्योतिष, चिकित्सा तथा संगीत का भी वहाँ काफ़ी प्रचार हुआ। चीन में कई बौद्ध मंदिर, गुहा मंदिर बनाए गए। भारतीय चित्र शैली का अनुसरण कर कई भित्ति चित्र बनाए गए तथा भारतीय शैली की वहाँ कई मूर्तियाँ बनने लगी। चीन से ही बौद्ध धर्म कोरिया और जापान तक फैला। अगला है तिब्बत। उत्तर में भारत का निकटतम पड़ोसी तिब्बत भी सभ्यता और धर्म के क्षेत्र में भारत का ऋणी है। तिब्बत के राजा स्रोसांग नेम्पो ने भारत से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। स्रोसांग नेम्पो ने वहाँ पर बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ तथा बौद्ध मंदिर एवं विहार बनवाए गए। संस्कृत भाषा तथा भारतीय लिपि, ब्राह्मी एवं खरोष्ठी उन्होंने अपनाई। इसके साथ ही कई तिब्बती छात्र भारतीय विद्यालयों में आकर अध्ययन करने लगे। अगला है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका का संबंध प्राचीन काल से है। भारतीय इतिहास में इसका सर्वप्रथम उल्लेख वाल्मीकि रामायण में आता है, जबकि राम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। मौर्य काल के इतिहास से यह प्रकट होता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था और वहाँ के राजा तिस्सा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर उसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। फलतः बौद्ध धर्म वहाँ का सीनीय धर्म बन गया था। धर्म के साथ साथ पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का भी श्रीलंका में प्रचार हुआ था। साथ ही श्रीलंका के साहित्य, कला तथा जनजीवन पर भारतीय संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव पड़ा, जिसकी झलक आज भी स्पष्ट दिखाई देती है। अगला है बर्मा। बर्मा का वर्तमान में म्यांमार नाम है। यहाँ का प्रथम शताब्दी से भी पहले भारतीय संस्कृति का प्रसार हो चुका था। यहाँ के आराकान, तांगोंग, श्री क्षेत्र, यातोन, पीगू में हिंदू जीवन शैली पर्याप्त मात्रा में विकसित थी। बर्मा के कई लेख संस्कृत व पाली भाषा में हैं। हिंदू देवी देवताओं के कई स्मारक बर्मा में पाए गए हैं। बर्मा के मान राज्य में हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था। 9वीं-10वीं शताब्दी में पागन राज्य की स्थापना हुई थी। तब यहाँ का प्रसिद्ध राजा था अनिरुद्ध। इस पागन वंश के राज्यकाल में ब्राह्मण धर्म का स्थान बौद्ध धर्म ने ले लिया। बर्मा का आनंद मंदिर भारतीय शिल्पकारों द्वारा ही निर्मित है। बर्मा का आनंद मंदिर। बर्मा, म्यांमार में आज भी कई नाम हिंदू संस्कृति से मेल खाते हैं। अगला है कंबोज। कंबोज या कंबोडिया को पहले फूनान कहा जाता था। फूनान। वहाँ ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में कौंडिन्य नामक भारतीय ने अपने राज्य की स्थापना की थी और वहाँ नागी जाति की शोभा नामक कन्या से विवाह किया। इसी ने वहाँ के निवासियों को कपड़ा पहनना सिखाया। कौंडिन्य के वंशजों के शासनकाल में कंबोडिया की प्रगति हुई और वहाँ भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है अंगकोर वाट मंदिर जो कि कंबोडिया में है। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में जयवर्मा के वंशजों के काल में कंबोडिया में भारतीय भाषा, संस्कृत, दर्शन, साहित्य, गणित तथा ज्योतिष का वहाँ प्रचार हुआ। इसी वंश के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंगकोर वाट नामक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का वहाँ निर्माण करवाया। अंगकोर वाट मंदिर, विष्णु मंदिर। और जो ये वंश था, इसने यहाँ पर ये जयवर्मा के वंशजों ने यहाँ पर सूर्यवर्मा द्वितीय ने इनका निर्माण करवाया, अंगकोर वाट नामक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का उत्तम नमूना है। इसी तरह जयवर्मा सप्तम ने अंगकोर थोम नामक एक और वैष्णव मंदिर का निर्माण करवाया। कंबोडिया के अभिलेखों तथा अन्य ऐतिहासिक अवशेषों से ज्ञात होता है कि वहाँ के नगरों के नाम
भारतीय नगरों के समान थे, जैसे ताम्रपुर, आढ्यपुर, विक्रमपुर आदि। कंबोडिया में यज्ञाधिक का भी प्रचार था एवं प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनुरूप आश्रमों में शिक्षा का कार्य होता था। वहीं प्राचीन मंदिरों में शिव, विष्णु, उमा, ब्रह्मा, सरस्वती, गंगा, चंडी, लक्ष्मी, गणेश आदि की मूर्ति पूजा प्रचलित थी और वेद पुराण, रामायण, महाभारत आदि भारतीय साहित्य का प्रचार था। वहाँ के प्राचीन मंदिरों में शिव और विष्णु के मंदिर अधिक हैं। अगला है चंपा। कंबोडिया या कंबोज के पूर्वी भाग में प्राचीन काल में चंपा नामक राज्य था, जिसका आधुनिक नाम क्या है? वियतनाम। वियतनाम का पुराना नाम क्या है? चंपा। यह भी प्राचीन काल में भारतीय उपनिवेश था। यहाँ का पहला राजा श्रीमार जो था वो हिंदू था। इस राज्य में कई हिंदू राजवंशों ने लंबे समय तक शासन किया था, जिनमें भद्रवर्मा, गंगराज, पांडुरंग भृगु और हरिवर्मा प्रमुख थे। चंपा के प्राचीन ऐतिहासिक अवशेषों और परंपराओं से ज्ञात होता है कि वहाँ भारत की भांति वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी और विवाह की पद्धति भारत की तरह ही थी। वहाँ यज्ञोपवीत धारण करने की प्रथा भी थी। राजकुलों में सती प्रथा प्रचलित थी और विधवाएं सादा जीवन व्यतीत करती थी। इस राज्य में भारतीय त्यौहार मनाए जाते थे। चंपा की राजभाषा थी संस्कृत और वहाँ भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य तथा व्याकरण आदि का खूब अध्ययन होता था। वहाँ शैव मत का सबसे अधिक प्रचार था। भद्रवर्मा ने माइसन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। शिव के अलावा अन्य भारतीय देवता तथा राम व सीता की भी वहाँ पूजा होती थी और उनके मंदिर बनवाए गए थे। वहाँ के मंदिरों में चालुक्यों की स्थापत्य निर्माण शैली का अनुसरण किया गया था। चंपा में बाद में बौद्ध धर्म का भी व्यापक प्रचार हुआ और कई बौद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ। अगला है मलाया। मलाया द्वीप समूह, जिसे अब क्या कहते हैं? मलेशिया, में प्राचीन काल में कई हिंदू राज्यों का विकास हुआ। इनमें करमरंग, कलशपुर, कटाह, पहंग आदि राज्य प्रमुख थे। इस प्रायद्वीप के अनेक भागों में प्राचीन मंदिरों के खंडर तथा मूर्तियों पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण लेख आदि प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि मलाया में भारतीय संस्कृति का पूर्ण प्रभाव था। यहाँ के राजाओं में गौतम, समुद्र, विजयवर्मन आदि का भारतीय नामों के सदृश उल्लेख मिलता है। यहाँ पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और बौद्ध स्तूपों का निर्माण हुआ था। यहाँ आज भी ऐसे ब्राह्मण परिवार मौजूद हैं जिनके पूर्वज भारत से गए थे। दक्षिण में चोल साम्राज्य के प्रतापी राजा राजेंद्र चोल प्रथम का भी इस द्वीप समूह पर व्यापारिक नियंत्रण था। अगला है श्याम। श्याम को आजकल थाई जाति के नाम पर थाईलैंड कहा जाता है, किंतु थाई जाति का प्रभाव यहाँ 13वीं शताब्दी से पूर्व नहीं था। इसके पूर्व यहाँ भारतीयों का प्रभुत्व था और यहाँ पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण प्रभाव था। यहाँ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म की महायान विचारधारा का अधिक प्रचलन था। यहाँ के शासकों ने बौद्ध मंदिरों और विहारों का निर्माण करवाया था। इस प्रदेश में पाली भाषा का भी प्रसार भी था और वहाँ की स्थापत्य कला एवं तक्षण कला पर भारतीय कला प्रेरित तथा प्रभावित थी। अगला है जावा। वर्तमान इंडोनेशिया में स्थित जावा में भारतीयों ने 65 ईस्वी पूर्व में अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था। फायान के वर्णन के अनुसार 5वीं शताब्दी के आरंभ में जावा में हिंदू धर्म फैल चुका था और वहाँ ब्राह्मणों का बोलबाला अधिक था। शिव के उपासकों की संख्या वहाँ अधिक थी। जावा में हजारों बौद्ध एवं हिंदू मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं। जावा में हिंदू राजवंशों एवं भारतीय संस्कृति का प्रभाव 15वीं सदी में कुबुल खां के आक्रमण से पहले तक बना रहा। कुबुल खां के आक्रमण के साथ वहाँ इस्लाम का प्रचार हुआ और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव कम होता गया। अगला है सुमात्रा। इसका वर्तमान में नाम है इंडोनेशिया। प्राचीन काल में यह द्वीप स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था।
इंडोनेशिया, सुमात्रा, स्वर्णद्वीप। इसका प्रसिद्ध नगर था श्री विजय। यहाँ 4वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक विजय वंश का शासन रहा। यह हिंदू वंश था। इस काल में सुमात्रा की बड़ी प्रगति हुई। दक्षिण भारत के राजेंद्र चोल प्रथम का भी यहाँ प्रभुत्व रहा था। श्री विजयनगर भारतीय संस्कृति एवं धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ बौद्ध धर्म का भी काफ़ी प्रचार हुआ। 15वीं शती में यहाँ के हिंदू राजा ने भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, जिससे हिंदू संस्कृति का प्रभाव कम चला गया। अगला है बाली। इंडोनेशिया स्थित बाली में 4वीं शताब्दी में हिंदू राज्य की स्थापना हुई। यहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही प्रचलित थे। शिव एवं विष्णु की पूजा होती थी। यद्यपि समय के साथ यहाँ भी इस्लाम का प्रवेश हुआ, किंतु उनकी संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव अधिक नहीं पड़ा। फलतः आज भी हिंदू धर्म व भारतीय संस्कृति के अवशेष यहाँ विद्यमान हैं। अगला है बोर्निया। 4वीं शताब्दी में बोर्नियो बकलपुर में भी हिंदुओं ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। उस काल में मूल वर्मा यहाँ का शासक था। वह प्राचीन भारतीय संस्कृति का भक्त था, अतः वह भी भारतीय संस्कृति की जड़ें काफ़ी जम गई। बोर्नियो में शिव, गणेश, दुर्गा, नंदी, महाकाल एवं बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इनसे वहाँ पर भारतीय धर्म एवं संस्कृति के प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। अगला है लवदेश। लवदेश को वर्तमान में लाओस के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान राम के पुत्र लव के नाम से एक नगरी है, लवपुरी। लवदेश के आदि देवता भद्रेश्वर हैं। कभी यहाँ पर शैव धर्म का व्यापक प्रभाव था। लवदेश का प्रथम राजा था श्रुतवर्मन। इसका पुत्र था श्रेष्ठवर्मन, जिसने श्रेष्ठपुर नाम से नगर बसाया। वर्ष प्रतिपदा, व्यास पूर्णिमा, विजयादशमी कभी यहाँ के लोकप्रिय त्यौहार थे। बौद्ध धर्म के आगमन के बाद यहाँ कई बौद्ध मठ तथा स्तूप आदि बने। यहाँ शालीवाहन संवत का भी प्रचार भी था। यहाँ पर शालीवाहन संवत, जिसका प्रभाव आज भी है। उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि इस्लाम के उदय से पहले मध्य एशिया और दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अधिक प्रचार प्रसार हुआ था। भारतीयों ने प्रेम और सहानुभूति के द्वारा अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार किया था। बृहत्तर भारत में व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य। पहला है व्यापार। प्राचीन काल में भारत एक समृद्ध देश था। देश सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। भारत के गांव आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर थे। विश्व के विभिन्न कोनों से व्यापारी भारत का निर्मित माल खरीदने आते थे। विदेशों से जल एवं थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। इस थल मार्ग द्वारा पूर्व में तिब्बत या चीन और पश्चिम में ईरान और अरब से व्यापार होता था। पूर्व में ताम्रलिप्ति का बंदरगाह प्रमुख था। चीन, लंका, जावा तथा सुमित्रा आदि देशों में भारतीय व्यापारी इसी बंदरगाह द्वारा जाते थे। चीन, लंका, जावा और सुमित्रा बंदरगाहों पर जहाज़ों के आने जाने की उत्तम व्यवस्था थी। विदेशी व्यापारी अपने साथ सोना, चांदी, लाल मणि और हीरे जवाहरात लाते थे। इनके बदले में भारत से सूती, रेशमी व जरी के कपड़े, तंबाकू व मसाले आदि ले जाते थे। प्राचीन भारत में विदेशी व्यापार काफ़ी विकसित अवस्था में था। बाहरी देशों के साथ व्यापार को जाने वाले व्यापारिक वर्ग का मुखिया सार्थवाह कहलाता था। पश्चिमी देशों से मीठी शराब और अंजीर, चीन से रेशम और नेपाल से ऊन मंगवाया जाता था। लौंग व चंदन की लकड़ी लंका पहुंचाई जाती थी और वहां से उसका निर्यात पश्चिमी देशों में किया जाता था। मोती, बहुमूल्य पत्थर, सुगंधित पदार्थ, कपड़े, मसाले, नील, औषधियाँ, नारियल आदि निर्यात की प्रमुख सामग्री थी। इन वस्तुओं के बदले विदेशों से सोने के सिक्कों का भी आयात होता था।
प्राचीन काल में आंतरिक व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। आंतरिक व्यापार की सुविधा के लिए राजमार्गों और जलमार्गों की समुचित व्यवस्था थी। जलमार्ग व्यापार की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक था। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा जलमार्ग से व्यापार होता था। इसके लिए बड़ी बड़ी नौकाएं बनाई जाती थी। थल मार्ग से भी व्यापार होता था। अगला है उद्योग। प्राचीन भारत के उद्योग धंधे उन्नत अवस्था में थे। भारतीयों के शिल्पियों की धाक विश्व भर में थी। भारतीय दस्तकारों की कला का परिचय इस तथ्य से उजागर होता है कि एक मलमल का थान जो 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा होता था, उसे अंगूठी में से निकाला जा सकता था। भारत में सबसे उन्नत उद्योग वस्त्रोत्पादन था। सूती कपड़े के व्यवसाय के लिए बनारस, बस, बंग, मदुरा आदि में कारखाने थे। सूती कपड़ों के अलावा ऊनी और रेशमी वस्त्र भी पर्याप्त मात्रा में बनाए जाते थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र में कई प्रकार के ऊनी कंबलों का उल्लेख मिलता है। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय लोग मलमल के बारीक वस्त्र पहनते थे जिन पर जरी का काम होता था। बंगाल मलमल के कपड़े बनाने में विख्यात था। बंगाल में मलमल के कपड़े बनते थे। कपड़े विविध रंगों के होते थे। प्राचीन भारत में दूसरा मुख्य उद्योग था धातु संबंधित। खानों से तरह तरह की धातुएं निकालकर उसे पिघलाकर साफ करके उसके विविध बर्तन, अस्त्र शस्त्र, आभूषण, मूर्तियां आदि बनाई जाती थी। धातुओं में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता आदि की प्रमुखता थी। समुद्रों से विविध मणि, मुक्ता, रत्नसीप आदि निकालने का काम भी होता था। इन रत्नों का प्रयोग आभूषणों में किया जाता था। लकड़ी का व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में था। लकड़ी की बड़ी बड़ी नावें तथा जहाज, घर के दरवाजे और फर्नीचर, बैलगाड़ियाँ, रथ, संदूक, घर गृहस्थी का अन्य सामान, पलंग, खिलौने आदि बनाए जाते थे। अन्य उद्योगों में लोहार का व्यवसाय, चमड़े का उद्योग, हाथी दांत की विभिन्न वस्तुएं बनाने, भवन निर्माण, चीनी, नमक, नील उत्पादन आदि उद्योग उन्नत अवस्था में थे। वाणिज्य व आर्थिक संस्थाएं। प्राचीन भारत के प्रारंभिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। बाद में सिक्के का प्रचलन हो गया। व्यापारिक लेन देन का काम सिक्कों से होता था। सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। स्वर्ण का सिक्का निष्क, चांदी का सिक्का धरण और तांबे का माशक काकणी तथा काकणी कहा जाता था। तो सोने के सिक्कों को तो कहते थे निष्क, चांदी के सिक्कों को कहते थे धरण, तांबे का सिक्का कहलाता था माशक तथा काकणी। मुद्रा ढलने का काम सरकारी टकसाल में होता था। प्राचीन काल में व्यावसायिक संगठनों का विकास हो चुका था। व्यावसायिक संगठनों को क्या कहा जाता था? श्रेणी या गण कहा जाता था। श्रेणियों के अध्यक्ष को मुखिया कहा जाता था। ये व्यावसायिक संगठन अपने अपने व्यावसायिक हितों की सुरक्षा करते थे। अलग अलग व्यवसायों की अलग अलग श्रेणियां होती थी। अपने अपने व्यवसायों के संचालन के लिए उनके अपने नियम थे। वे आधुनिक बैंक का कार्य भी करते थे। ऋण ब्याज पर देते थे और निधियां ब्याज पर अपने पास रखते थे। व्यावसायिक संगठन श्रेणियों द्वारा व्यापार और शिल्प को प्रोत्साहन प्राप्त होता था। प्राचीन भारत की कला। पहला है स्थापत्य कला। भारत की स्थापत्य कला के स्मारक 4 रूपों में मिलते हैं: स्तंभ, स्तूप, भवन, गुहा, ग्रह। तो पहला हम पढ़ेंगे स्तंभ। भारतीय स्थापत्य कला के उत्तम नमूने के रूप में सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए लगभग 30 स्तंभ भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। भारतीय एवं विदेशी स्थापत्य कला का विशेषज्ञ सम्राट अशोक के इन स्तंभों को प्राचीन भारत की स्थापत्य कला के सर्वोत्तम प्रतिनिधि मानते हैं। ये स्तंभ पत्थर के सूंडाकार, हाथी की सूंड के आकार के, किंतु ऊपर की ओर पतले और नीचे की ओर मोटे हैं। आमतौर पर ये भारी और लंबे हैं। इनकी लंबाई लगभग 40 से 50 फीट तक है।
प्रत्येक स्तंभ एक ही पाषाण खंड से बना है। इन स्तंभों का एक विशेष प्रकार का लेप किया गया था, जिसकी चिकनाई, पॉलिश और चमक आश्चर्य में डालने वाली है। इनकी पॉलिश आज भी शीशे की भांति चमकती है। समस्त स्तंभों में सारनाथ का पाषाण स्तंभ सबसे अधिक सुंदर है। दूसरा है स्तूप एवं भवन। स्तूप ईंटों या पत्थर के ऊंचे टीले सदृश गुंबावदार स्मारक हैं। स्तूपों में मध्य भारत में भोपाल के निकट सांची का स्तूप सबसे अधिक प्रसिद्ध है। स्थापत्य स्मारकों व भवनों की कला और सुंदरता को देखकर भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री फायान ने लिखा कि इन महल व भवनों को देखकर लगता है कि इस लोक के मनुष्य इन्हें नहीं बना सकते, ये देवताओं द्वारा बनवाए गए होंगे। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में कई स्तूप मिले हैं। अगला है गुहागृह। स्थापत्य कला स्मारकों में गुहागृहों का अपना अलग महत्व है। पर्वतों की कठोर चट्टानों को काटकर उन्हें निवास गृह, उपासना गृह और सभा भवनों का आकार देना भारतीय स्थापत्य कला की अपनी निजी शैली है। अगला है मूर्ति कला। प्राचीन भारत की मूर्ति कला भावपूर्ण ओजस्विता, आध्यात्मिकता, प्रभावोत्पादकता, सहज प्राकृतिकता, अंग सौष्ठवता, कलात्मक सुंदरता तथा शिल्पीय कुशलता में अनुपम है। प्राचीन काल में बनी मूर्तियों में उदयगिरि की वाराह अवतार की मूर्ति, पाथारी में श्री कृष्ण के जन्म के दृश्य की मूर्तियाँ, देवगढ़ के मंदिर में शेष सैया पर सोए विष्णु की मूर्ति तथा मंदौर जोधपुर में श्री कृष्ण के जीवन की कई झांकियों को प्रदर्शित करने वाली मूर्तियाँ बड़ी आकर्षक हैं। इसके अतिरिक्त मनकुंवर तथा सारनाथ की पत्थर की बुद्ध प्रतिमाएं, सुल्तानगंज की विशाल तांबे की बुद्ध प्रतिमा, सम्राट अशोक की सारनाथ के स्तंभ पर बने 4 शेरों की मूर्तियाँ भारतीय मूर्तिकला के श्रेष्ठ नमूने हैं। बृहत्तर भारत के कंबोडिया में विष्णु, शिव, ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश आदि की मूर्तियाँ आकर्षक रूप लिए हुए हैं। अगला है चित्रकला। भारतीय चित्रकला के अनुपम उदाहरण अजंता, ग्वालियर तथा बाघ की गुफाओं की चित्रकला को माना जाता है। अजंता के चित्रों से यह ज्ञात होता है कि भारतीय कलाकारों ने मानव जीवन का कोई क्षेत्र अछूता नहीं छोड़ा था। चित्रों में विविध प्रकार का अंग विन्यास, मुख मुद्रा, भाव भंगिमा, वेशभूषा, विविध केश विन्यास, रूप रंग आदि अति सुंदरता से चित्रित हैं। अजंता के चित्रों में मरणासन्न राजकुमारी चित्र की भावाभिव्यक्ति इतनी गंभीर है कि इसे देखकर चित्त प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अजंताओं की गुफाओं में महलों, पेड़ पौधों, लता पत्तियों तथा बुद्ध के जीवन के बहुत से दृश्य चित्रित किए गए हैं। अजंता की चित्रकारी इतने उत्कृष्ट दर्जे की थी कि वास्तव में उसका कोई अनुकरण नहीं कर सकता। संगीत कला। भारतीय कला के क्षेत्र में संगीत भी अछूता नहीं रहा। भारतीय सम्राटों का संरक्षण प्राप्त कर संगीत कला के 3 अंगों गायन, वादन और नृत्य के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। प्राचीन काल में संगीत की शिक्षा के कई केंद्र विद्यमान थे। मुद्रा कला। प्राचीन भारत के शासकों की मुद्राओं में भारतीयता और राष्ट्रीयता के साथ कलात्मक सौंदर्य के प्रचुर दर्शन होते हैं। शासकों ने अपने स्तर पर अपने ढंग की अनेक सोने व चांदी की मुद्राओं का निर्माण करवाया। प्राचीन भारत में शिक्षा। भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। विश्व का पहला विश्वविद्यालय ईसा से 700 वर्ष पूर्व तक्षशिला में था, जहां विश्व भर के 10,000 विद्यार्थी 60 से अधिक विषयों का अध्ययन करते थे। दूसरा विश्वविद्यालय ईसा से 400 वर्ष पूर्व नालंदा में स्थापित हुआ। ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए ही मैगस्थनीज, हेनसांग तथा फायान आदि विदेशी विद्वान भारतीय आए थे। तक्षशिला, नालंदा के अलावा उज्जैन, बनारस, राजगृह तथा पाटलिपुत्र उच्च शिक्षा के विख्यात केंद्र थे। इनमें धर्मशास्त्र के अलावा राजनीति, नीतिशास्त्र, व्याकरण, वेद, उपनिषद, पुराण, साहित्य, ज्योतिष, चिकित्सा आदि विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी।
72 भारतीय देशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। प्राचीन भारत का साहित्य। प्राचीन भारत में 3 भाषाएं प्रचलित थी, संस्कृत, प्राकृत तथा पाली भाषा। भाषा के आधार पर प्राचीन भारतीय साहित्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृति, सूत्र साहित्य प्रमुख हैं। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, भारवी का किरातार्जुनियम, भरत का स्वप्नवास दत्ता नामक नाटक तथा कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि संस्कृत साहित्य की अनुपम कृतियां हैं। भर्तृहरि ने वाक्यदीप, श्रृंगार शतक एवं नीति शतक नामक उच्च कोटि के नीति व व्याकरण ग्रंथ लिखे। संस्कृत के महाकवि कालिदास तो विश्व के सर्वोत्कृष्ट कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है नहीं कहा जा सकता। कुमार संभव और रघुवंशम कालिदास के 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभव और रघुवंशम। मेघदूतम और ऋतुसंहार उनके 2 खंड काव्य और विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम उनके 3 नाटक हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ भारत की विश्व को बहुत बड़ी देन है। कंबोडिया में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का प्रचलन था। बौद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा पाली और संस्कृत भाषा में बौद्ध दर्शन और विचारधारा से संबंधित प्रभुत साहित्य की रचना की गई थी। साथ ही महात्मा बुद्ध के जीवन को आधार बनाकर संस्कृत और जन भाषाओं में साहित्य की रचना की गई। बौद्ध ग्रंथों में विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, अवदान शतक, दिव्यावदान, मंजूश्री, मूलकल्प, बुद्ध चरित्र, महाकाव्य तथा जातक कथा साहित्य प्रमुख हैं। इन सब ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और लोक भाषाओं के विकास में सहयोग दिया। अगला है जैन साहित्य। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को साहित्य के क्षेत्र में जैन धर्म ने महत्वपूर्ण देन दी। जैन धर्म का आगम साहित्य प्राकृत में लिखा हुआ है। जैन विद्वानों ने विभिन्न युगों में उन्नत साहित्य का सृजन किया जो आज बड़ी निधि के रूप में उपलब्ध है। इन लेखकों में गुजरात के हेमचंद बहुत प्रसिद्ध हुए। जैन लेखकों ने प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश भाषाओं में ही अपने ग्रंथ नहीं रचे बल्कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु में भी जैन साहित्य लिखा गया। जैन साहित्यकारों ने भारत की जन भाषाओं में साहित्य रचना कर एक तरफ भारतीय साहित्य भंडार को भरा, वहीं भारत के आध्यात्मिक चिंतन को सर्वसाधारण तक पहुंचाया। अगला है विज्ञान। भारत विज्ञान व तकनीकी दृष्टि से कितना समृद्ध था, इसका प्रमाण 1600 वर्ष से दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ है जो विश्व धातु विज्ञानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। प्राचीन भारत के धातु शोधन के उच्च ज्ञान का परिचय दिल्ली में कुतुब मीनार के इस लौह स्तंभ से होता है। 24 फीट लंबे तथा लगभग 180 मन वजन के इस स्तंभ को देखकर आश्चर्य होता है कि सैकड़ों वर्षों की बरसात व धूप सहन कर लेने पर भी आज यह स्तंभ बिना जंग खाए खड़ा है। भारतीयों के गुरुत्वाकर्षण तथा भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के उच्च ज्ञान का उदाहरण वेलूर, कर्नाटक में केशव मंदिर में 40 फीट ऊंचा तथा 20,000 किलोग्राम का एक प्रस्तर स्तंभ है जो बिना सहारे समतल भूमि में बिना गाड़े खड़ा है। भौतिक, रसायन व वनस्पति विज्ञान का भी भारतीयों को पर्याप्त ज्ञान था। अगला है गणित। भारत का गणित में सबसे बड़ा योगदान शून्य का आविष्कार है जिसका प्रयोग 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने किया था। पूर्णांक के साथ अपूर्णांक भिन्न को व्यक्त करने के लिए दशमलव के प्रयोग द्वारा गणित के विकास का क्रांतिकारी आधार प्रस्तुत करने वाली दार्शनिक प्रणाली मूलतः भारत में निर्मित हुई, जो 7वीं सदी के बाद संस्कृत से अरबी और लैटिन में हुए अनुवाद ग्रंथों के माध्यम से संसार भर में प्रचलित हुई। वर्गमूल और घनमूल निकालने की पद्धति, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त की परिधि, एक क्षेत्रफल निकालने के सूत्र, चक्रीय चतुर्भुजों के परस्पर छेदने वाले विकर्ण और उनका उपयोग, समानांतर
गुणोत्तर श्रेणी तथा उनका समाकलन आदि का ज्ञान 6वीं शती में आर्यभट्ट को था। इतना ही नहीं, वृत्त, परिधि एवं व्यास के अनुपात दर्शक सुप्रसिद्ध नियतांक पाई का 4 दशमलव स्थान तक यथार्थ मान भी आर्यभट्ट ने ज्ञात किया। 7वीं शती के उत्तरार्ध में आर्यभट्ट के 4 ग्रंथों के लैटिन में अनुवाद हुए। घनात्मक संख्या को शून्य से भाग देने पर भागफल अनंत होता है, इसका ज्ञान भास्कराचार्य ने दिया। भास्कराचार्य के लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि दोनों ग्रंथ संसार की अमूल्य निधि हैं। गणित के क्षेत्र में वर्तमान में प्रचलित पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिपादन 2700 वर्ष पहले बोधयान ने किया था, जिसे चित्ती प्रमेय के नाम से जाना जाता है। चित्ती प्रमेय। अगला है ज्योतिष एवं खगोल। गणित के आधार पर ज्योतिष की भी प्राचीन काल में प्रगति हुई। आर्यभट्ट गणितज्ञ होने के साथ साथ ज्योतिषी का भी विद्वान था। उसने ही पृथ्वी का अपनी कीली पर चारों ओर घूमने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों को पता लगाकर सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों को स्पष्ट किया। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर भ्रमण देखकर 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 30 दिन का चंद्रमास, 12 मास का वर्ष, चांद्र और सौर वर्ष के अंतर को समन्वित करने हेतु प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम अधिक मास द्वारा समायोजित आदि शास्त्र, शुद्ध खगोल सिद्धांत प्राचीन ज्योतिष विद्वानों ने प्रतिपादित किए। वराहमिहिर, कणाद, नागार्जुन, बाघभट्ट प्राचीन भारत के प्रमुख ज्योतिषाचार्य व खगोल शास्त्री थे। अगला है आयुर्वेद। आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जो भारत की देन है। धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। औषधि तथा रसायन विज्ञान में भारतीय दुनिया में सबसे आगे थे। भारत में धातुओं को शुद्ध करना व भस्म बनाना, जड़ी बूटियों से औषधि का निर्माण करना, अनेक प्रकार के प्राकृतिक रंग बनाना आदि प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। नागार्जुन को कई रासायनिक क्रियाओं का ज्ञान था। नागार्जुन ने रस चिकित्सा प्रणाली, विविध धातुओं एवं अन्य वस्तुओं की भस्म बनाकर औषधि के रूप में उनका प्रयोग का आविष्कार करके चिकित्सा के क्षेत्र में नवीन पद्धति का सूत्रपात किया। सुश्रुत विश्व का प्रथम सर्जन शल्य चिकित्सक माना गया है। उन्हें सिजेरियन, मोतियाबिंद, अंग प्रत्यारोपण, पथरी आदि की शल्य क्रियाओं के साथ बेहोशी की दवा का भी ज्ञान था। वे शल्य क्रियाओं में आने वाले 100 से अधिक उपकरणों का वर्णन करते हैं। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में चरक का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार प्राचीन भारत का विश्व की सभ्यता व संस्कृति में अपना विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान है। यह बृहत्तर भारत के परिवेश तथा भारतीय साहित्य, कला, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, खगोल, आयुर्वेद, व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग आदि से संबंधित उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है। अगला है महत्वपूर्ण बिंदु। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। दूसरा, एशिया के उस भाग को जहां प्राचीन काल से लेकर 10वीं शताब्दी तक भारत की संस्कृति विस्तृत थी, बृहत्तर भारत कहते हैं। तीसरा, बृहत्तर भारत मध्य एशिया, उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के भूभाग में फैला हुआ था। बृहत्तर भारत में हिंदू मंदिर, बौद्ध स्तूप प्राय सभी जगह पर पाए जाते हैं। प्राचीन भारत में मोती, बहुमूल्य पत्थर, सुगंधित पदार्थ, कपड़े, मसाले, औषधियाँ आदि विदेशों में निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थीं। प्राचीन काल में व्यावसायिक संगठनों को श्रेणी, श्रेष्ठी या गण कहा जाता था। भारत की स्थापत्य कला के स्मारक 4 रूपों में मिलते हैं: स्तंभ, स्तूप, भवन या मंदिर, गुहा, गृह। अशोक के सारनाथ के स्तंभ पर बनी मूर्ति भारतीय मूर्तिकला का श्रेष्ठ नमूना है। प्राचीन काल में तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय तथा उज्जैन, बनारस, राजगृह एवं पाटलिपुत्र उच्च शिक्षा के विख्यात केंद्र थे। प्राचीन भारत में 3 भाषाएं मुख्यतः प्रचलित थी: संस्कृत, प्राकृत तथा पाली भाषा। गणित के क्षेत्र में दशमलव तथा शून्य भारत की खोज है, जो विश्व को भारत की देन है।
औषधि विज्ञान में सुश्रुत विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक सर्जन था। बृहत्तर भारत में बौद्ध धर्म एवं मुस्लिम धर्म के प्रसार के कारण भारतीय संस्कृति का प्रसार कम हो गया। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।